Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my class. In this video we are going to discuss very important topic elastic limit and yield strength. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था कि इलास्टिसिटी क्या है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ग्लास है, आयरन है या कॉपर है या वायर है कोई भी, उसकी हमने इलास्टिक लिमिट देखनी है कि कहाँ तक वो अपनी मेन पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, उसके लिए हम कोई डिवाइसेस यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पास एक रबड़ है, इसको हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये स्ट्रेच हो रही है। ठीक है, इसमें स्ट्रेस लगा रहे हैं तो इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी लेंथ में चेंजिंग आ रही है। इसमें कितनी चेंजिंग आ रही है और अगर हम इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएं तो ये टूट भी सकता है। तो अब हमने अगर इतना ये फाइंड करना है कि इतनी फोर्स लगाएं कि ये टूटे ना, दोबारा वापस आ जाए, तो इसके लिए हमें कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम ग्लास की बात करें स्टूडेंट, तो ग्लास को हम अगर स्ट्रेच करते हैं, ग्लास को हम विंडोज़ के लिए यूज़ करते हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में यूज़ करते हैं ना ग्लास को, शीशे को। तो शीशे के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमने कितनी फोर्स लगानी है। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, हमने एक ऐसी फोर्स लगानी है कि वो टूटे ना और दोबारा अपनी मेन पोजीशन में आ जाए, उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, उस इलास्टिक लिमिट को हम फाइंड करने के लिए अलग अलग मैकेनिकल डिवाइस यूज़ करते हैं, मशीन्स यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये ग्लास जो है इसकी कितनी इलास्टिक लिमिट है, ये इस पे हमें कितनी फोर्स लगानी चाहिए कि ये टूटे ना। तो इसीलिए हमने ये जो मतलब बहुत बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं, दरवाजे बनाए गए हैं या विंडोज़ बनाई गई हैं ग्लास की, तो ये इनकी इलास्टिक लिमिट को चेक करके बनाई गई। आज हम इस टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे कि ये इस पे जो कोई भी अगर आपके पास सॉलिड है, जिसमें आप देखें आपके पास पॉलीथीन जो बैग, प्लास्टिक बैग, रबड़ या फिर आप कोई भी सॉलिड ले लें, उसकी हम इलास्टिसिटी को कैसे मेजर करते हैं, उसकी इलास्टिक लिमिट को कैसे मेजर करते हैं, उसको हम देखेंगे इस टॉपिक में। उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास जो मैकेनिकल डिवाइस होती है वो इस तरह की होती है। अगर हम ये हमने एक वायर ली है, ठीक है, इसमें हम लोड रखते हैं और हमें पता चल जाता है, लोड के साथ एक स्क्रीन लगी होती है स्टूडेंट इस तरह की। ठीक है, ये मशीन्स होती हैं अलग अलग किस्म की, तो उसमें ये ग्राफ शो हो रहा होता है। जैसे ही हम ज़रा देखें कि अभी आपके पास ये एक मशीन है, इस पर हमने ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ फोर्स, जैसे जैसे फोर्स लगा रहे हैं वैसे वैसे ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। ये स्क्रीन के ऊपर स्ट्रेस और स्ट्रेन के अलॉन्ग ग्राफ शो हो रहा है। वैसे वैसे ये देखिए इलास्टिसिटी भी इंक्रीज हो रही है, इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपके पास यहाँ तक जो है एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये एक प्रोपोर्शनल लिमिट है, इलास्टिक लिमिट है। और यहाँ तक जाके ये एक इलास्टिक लिमिट है, बॉडी अपनी मेन पोजीशन में दोबारा वापस आ जाती है। इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्टूडेंट वापस नहीं आएगी। इसको हम डिस्कस करते हैं आज टेंसाइल टेस्ट में। उससे पहले स्टूडेंट आपने एक टॉपिक डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, मॉडुलस इलास्टिसिटी। मॉडुलस इलास्टिसिटी हम ये देखेंगे कि किसकी ज़्यादा होती है। इसको डिफाइन कर लेते हैं, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल प्रोवाइडेड द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज नॉट टू ग्रेट, कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका आपने फार्मूला पढ़ा था। इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अगर आपने किसी भी प्लास्टिक के अंदर, किसी भी आपने रबड़ के अंदर, अगर आपने किसी भी सॉलिड के अंदर क्या कहते हैं प्लास्टिक बैग्स होते हैं या स्टील्स होते हैं, उनके अंदर आप रेशो चेक करना चाहते हैं कि स्ट्रेस कितना लगाएं, उसके अंदर कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मुझे स्टूडेंट ये बताएं कि अगर आपके पास ये पॉइंट है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस लगाते हैं उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, तो आप क्या बता सकते हैं कि जो सॉलिड लाइक आयरन, कॉपर, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है या रबड़ की ज़्यादा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास जो सॉलिड टाइप आयरन है, कॉपर है, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है या फिर क्या कहते हैं रबड़ या पॉलीथीन उसकी ज़्यादा है? ये हम देख सकते हैं इस फार्मूले से, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्टूडेंट ज़रा देखें यहाँ से कि स्ट्रेन जिसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उसमें उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगी। स्ट्रेन आपने पढ़ा था ना, चेंज इन लेंथ। अगर आप रबड़ की बात करें, रबड़ की स्टूडेंट, रबड़ पे अगर आप स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस आपने कांस्टेंट लगाना है, रबड़ पे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो
उसमें स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है। ये फार्मूला प्रूव कर रहा है। ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, इसको ज़रा दोबारा सुन लें कि जो आयरन है, कॉपर है, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है और जो आपके पास रबर टाइप है, पॉलीथीन है या प्लास्टिक है, उनकी इलास्टिसिटी कम है। ये फार्मूला यही पॉइंट शो कर रहा है कि अगर स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगी। और रबर में स्ट्रेन ज़्यादा होता है ना, और फोर्स लगाएं तो ज़्यादा खींचा जाता है वो, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है। ओके, अब हम देखते हैं कि इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं। उसके लिए स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि आपके पास एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ भी लिया हुआ है। इसमें हम जैसे देखो फोर्स लगा रहे हैं, इनके पार्टिकल थोड़े से स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल टाइप है, तो ज़्यादा अगर फोर्स लगाएं तो ये टूट जाएंगे। हमने ये चेक करना है कि कहाँ तक ये टूटेंगे नहीं, कौन सी लिमिट पे जाके ये टूट जाते हैं। तो इसको क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास इस तरह का आता है कि हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वायर आर डिटरमाइंड इन टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट कैसे करते हैं हम? इन टेंसाइल टेस्ट मेटल वायर इज एक्सटेंडेड एट अ स्पेसिफिक डिफॉर्मेशन रेट। हम किसी भी वायर में अंदर, ये आप सॉलिड्स देख रहे हैं, इसके अंदर हम डिफॉर्म कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक रेट तक हम इसको डिफॉर्म करते हैं ताकि ये टूटे ना, ठीक है। द स्ट्रेस जनरेटेड इन द वायर ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन आर कंटिन्यूसली मेजर्ड बाय द सुटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिटेड इन द मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन। स्टूडेंट ये हमारे पास एक मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन है जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया कि मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन क्या करती है। ये टेस्ट करती है ग्लास के अंदर या स्टील के अंदर या कॉपर वायर के अंदर, जिनको हमने अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करना होता है कि उनको हम कितना बारीक कर सकते हैं, उनको हम कितना खींच सकते हैं। ये हमें मैकेनिकल टेस्ट बताती है कि ये टूटे ना। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज प्लॉटेड ऑटोमेटिकली ऑन एक्स वाई चार्ट रिकॉर्डर। तो स्टूडेंट इसके ऊपर जो है, जो मशीन है, मैंने बताया था ना शुरू में कि इसके ऊपर एक स्क्रीन होती है, एक चार्ट होता है, उसके ऊपर एक्स वाई के अलॉन्ग ग्राफ बनता है, जो कि आप देख रहे हैं। इसमें जो ग्राफ बनता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, ये एक्स और वाई के अलॉन्ग एक ग्राफ बनता है, ये मैं बताता है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अब उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है। प्रोपोर्शनल लिमिट वो होती है कि ऐसी लिमिट जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो, उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो, या हुक्स लॉ, जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो स्ट्रेन के। द स्ट्रेस इज इंक्रीज लीनियरली विद स्ट्रेन टिल पॉइंट ए ऑन स्ट्रेन कर्व, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट स्टूडेंट ये ए पॉइंट तक जितनी भी ये लिमिट है, ये जो ग्राफ शो हो रहा है ना, ए पॉइंट तक, ये हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, प्रोपोर्शनल इलास्टिक रीजन कौन सा है? स्टूडेंट देखिए ज़रा, आपके पास ये ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। आप ग्राफ देख रहे हैं, ये आपके पास एक ग्राफ है। ये आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने स्ट्रेस लिया हुआ है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने क्या लिया हुआ है? स्ट्रेन लिया हुआ है। ओके, आप जैसे ही इस मशीन के अंदर डालते हैं ग्लास को या सॉलिड्स को कोई भी, तो वो हमें इस तरह का ग्राफ शो करता है। ये ए पॉइंट है, यहाँ तक देखें जितना स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है उतना ही स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। तो हम कहेंगे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के। तो ये ए तक जो जितना भी लिमिट है, ओ से ए तक जितना भी ग्राफ शो होगा, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। ये एक इलास्टिक लिमिट है कि जितना हमने स्ट्रेस लगाया है इसके अंदर उतना ही चेंजिंग आई है, कांस्टेंट चेंजिंग आई है, इसको हम ये कह सकते हैं। ओके, आगे ए बी और बी सी डी, इसको हम अलग अलग डिस्कस करते हैं आगे। ओके, दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दिस लिमिट इज फ्रॉम ओ टू ए इन ग्राफ। ग्राफ में आप देख रहे हैं ओ से ए तक जो लिमिट है ये आपके पास प्रोपोर्शनल लिमिट है। इस लिमिट में स्टूडेंट क्या होता है कि जितना हम स्ट्रेस लगाते हैं उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है और ये बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल वापस में आ जाती हैं। अब इसके प्रोपोर्शनल इलास्टिक रीजन के स्टूडेंट फीचर्स क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें हमने देखा था शेप ऑफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, देखिए पहला फीचर आप ये डिस्कस कर सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है। दूसरा क्या फीचर क्या है? अलोंगेशंस डिफॉर्मेशन इज टेम्परेरी इज नोन एज अ इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये जो डिफॉर्मेशन आई है, ये जो बिगाड़ आया है, इस लेवल तक जो है बिगाड़ होगा शीशे में या ग्लास में,
और क्या कहते हैं आयरन कॉपर में, ये एक टेम्परेरी होगा और बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल मेन पोजीशन में आ जाएगी। तो इस पॉइंट में ये जो प्रोपोर्शनल इलास्टिक रीजन है इसमें हुक्स लॉ वैलिड है। और दूसरा क्या बात कर सकते हैं कि सब्सटेंस शो इलास्टिसिटी, किसमें सब्सटेंस क्या शो कर रहे हैं, इलास्टिसिटी, वो इलास्टिसिटी शो कर रहे हैं, अपनी ओरिजिनल मेन पोजीशन में आ सकते हैं। अब स्टूडेंट नॉन प्रोपोर्शनल इलास्टिक रीजन कौन सा है, वो है ए बी। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं आपके पास ये ए बी पॉइंट जो है ये आपके पास नॉन प्रोपोर्शनल इलास्टिक रीजन है। इसमें आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो है एक कर्व फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम यील्ड भी कहते हैं, ये ज़रा देखें आप रेड कलर में। ओके, पहले इलास्टिक लिमिट भी हम इसको कहते हैं, उसको डिफाइन कर लेते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। इलास्टिक लिमिट ऐसी लिमिट होती है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर तो वो बॉडी जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अगर लगाएं तो वो ऐसी फोर्स कि जिसके बाद हम अगर फोर्स मज़ीद फोर्स लगाएं तो वो बॉडी टूट सकती है, कोई भी सॉलिड टूट सकता है। और इलास्टिक लिमिट वो रीजन है जहां पे बॉडी दोबारा अपनी मेन पोजीशन में वापस आ जाती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ये वाली जो लिमिट है ये ए से बी तक का ये वाला जो एरिया है, अगर इस ग्राफ में देखें तो ये रेड कलर शो हो रहा है यील्ड एरिया। इस कर्व में देखें तो ए से बी तक जो एरिया है ग्राफ का, इसको हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट है या नॉन प्रोपोर्शनल इलास्टिक रीजन है, ठीक है। इसके जो फीचर्स हुए हैं फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल। ए से बी तक जो है ये आपके पास प्रोपोर्शनल नहीं है, स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। दूसरा ग्राफ इज कर्व्ड लाइन। तीसरा पॉइंट है हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर प्रोपोर्शनल नॉन प्रोपोर्शनल इलास्टिक रीजन। स्टूडेंट ये पॉइंट्स हमें लग रहा है ये हमने ग्राफ तो ले लिया ना, ये हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। कोई भी आप ग्लास ले लें या आप स्टील ले लें या रबड़ ले लें, उसको आप कितना खींच सकते हैं, और आप अगर ज़्यादा खींचेंगे तो जाहिर है वो प्लास्टिसिटी बन जाएगी, वो दोबारा वापस नहीं आ सकेगा। या फिर आप उससे भी ज़्यादा खींचें तो वो टूट सकता है। हम ये रीजन देख रहे हैं अभी तक जो हम बात कर रहे हैं कि ए बी बी तक वो रीजन है जहाँ तक बॉडी अपनी हालत में दोबारा वापस आ सकती है। इस बॉडी को हम दो इसमें डिवाइड किया है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट और ए बी वाला आपके पास नॉन प्रोपोर्शनल लिमिट। तो सब्सटेंस शो इलास्टिसिटी, नॉन प्रोपोर्शनल इलास्टिक रीजन में भी स्टूडेंट ये एक सब्सटेंस शो कर रही है इलास्टिसिटी। तो अब यील्ड स्ट्रेंथ क्या है? यील्ड स्ट्रेस स्टूडेंट ये बी पॉइंट है, ये आप रेड में देख रहे हैं, ये बी पॉइंट जो है, अगर आप इस यील्ड स्ट्रेस पे अगर ये बॉडी है इस पर आप मज़ीद फोर्स लगाएं या इलास्टिक लिमिट के बाद आप अगर मज़ीद फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी दोबारा वापस नहीं आएगी। यील्ड स्ट्रेस बी एक पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है कि इसके ऊपर ये मैक्सिमम फोर्स लगाई हुई है आपने, अगर इसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगी तो ये बॉडी जो है दोबारा वापस नहीं आएगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड अ यील्ड स्ट्रेस। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको समझ लग गया है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक रीजन की। अभी तक स्टूडेंट जो हमने बात की है वो हमने इलास्टिक लिमिट की है कि बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती थी। अब हम जो बात करेंगे वो प्लास्टिक रीजन होगा। प्लास्टिक रीजन ऐसा है कि जिसमें बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हो जाती है, परमानेंट चेंज हो जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आती, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि प्लास्टिक रीजन। ये आप मैकेनिकल डिवाइस में यूज़ करके आप ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये हम तो सिर्फ ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं ना, हम ये यहाँ पे हमें माइंड में ये होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी सॉलिड है जिसके ऊपर हम कितना स्ट्रेस लगा रहे हैं, उसमें कितनी चेंजिंग आ रही है। प्लास्टिसिटी क्या है? इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। स्टूडेंट ये इलास्टिक लिमिट थी ना, यहाँ तक ये बी पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट थी, इसके ऊपर से ज़्यादा अगर फोर्स लगाते हैं जिसको हम पॉइंट्स बी सी कहते हैं, ये वाला बी सी एरिया है, ये वाला बी सी एरिया स्टूडेंट ये प्लास्टिक रीजन है। इसके ऊपर अगर ग्राफ आ जाता है ना स्क्रीन के ऊपर, इतनी फोर्स हमने अगर लगा दी है तो ग्राफ हमें ये शो कर रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में, तो ये वाली कोई भी बॉडी होगी तो वो वापस नहीं आएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, वो परमानेंट चेंज हो जाएगी। इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट द स्पेसिमेन बिकम्स परमानेंटली चेंज and does not re-attain its original state even if applied a stress is removed which is applied plasticity। स्टूडेंट हम किसी अगर बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, उसको फोर्स हटाते हैं तो वो एक दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। अगर हम
इसका ये वाला पॉइंट आ जाए प्लास्टिसिटी बी और सी तक फोर्स लगा दें, ये वाला ग्राफ बन जाए, तो अब आप फोर्स हटा भी देंगे तो वो बॉडी अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आएगी। इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। बॉडी में परमानेंट चेंज आ जाएगा। जिसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं आपको, आप अगर चेम को खींच रहे हैं ना, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप खींचते हो ना तो वो वापस आ जाता है। अगर आप ज़्यादा खींचेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि स्प्रिंग वापस आएगा ही नहीं। उसको हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिसिटी। ये BC वाला पॉइंट है, ये प्लास्टिक रीजन है। इसके स्टूडेंट फीचर क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। शेप ऑफ द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट कर्व। इस पॉइंट में भी कर्व जो आपके पास ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। हुक्स लॉ इज नॉट ओबे, इसके लिए भी हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के। हुक्स लॉ सिर्फ O से A तक ही वैलिड था क्योंकि वो स्ट्रेट ग्राफ बन रहा था। इट इज़ नॉट टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशन नहीं है, ये परमानेंट चेंज है। ठीक है, इट इज़ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। बिहेवियर ऑफ सॉलिड इन प्लास्टिक रीजन इज कॉल्ड अ प्लास्टिसिटी। इसमें कोई भी अगर आपके पास सॉलिड अगर इस रीजन में आ गया तो वो प्लास्टिसिटी है, दोबारा वो वापस नहीं जा सकता। ओके, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ब्रेकिंग रीजन की। CD पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लास्ट वाली हम स्लाइड, CD पॉइंट। ठीक है, प्लास्टिक रीजन में बॉडी टूटती नहीं है। अगर प्लास्टिक रीजन से ज़्यादा फोर्स लगा दें तो वह बॉडी टूटने के अमल में दाखिल हो जाएगी। ड्यूरिंग दिस ब्रेकिंग रीजन स्पेसिमेन स्टार्ट टू ब्रेक। ये वाला जो रीजन है CD, इसमें बॉडी टूटने के अमल में पहुंच जाती है। स्ट्रेस डिक्रीजेज विद इंक्रीज स्ट्रेन। इसमें क्या होता है जी स्टूडेंट, स्ट्रेस डिक्रीज हो जाता है अगर इसके अंदर जो है इंक्रीज स्ट्रेन होगा। जाहिर है जब बॉडी टूटेगी उसके अंदर स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि CD रीजन में, ब्रेकिंग रीजन में स्ट्रेस डिक्रीज हो जाता है और विद इंक्रीजिंग स्ट्रेन, स्ट्रेन इंक्रीज हो जाता है। ज़रा देख रहे हैं आप ग्राफ का पॉइंट भी नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि स्ट्रेस जो है ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, स्ट्रेस डिक्रीज होगा और स्ट्रेन इंक्रीज होगा इस पॉइंट में। सिर्फ ग्राफ इज डिक्लाइन कर्व, इसमें ग्राफ कर्व फॉर्म है, आप देख रहे हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है UTS, जिसको हम C कहते हैं, ये वाला पॉइंट C। इससे पहले क्या था, प्लास्टिसिटी। अगर प्लास्टिसिटी से C ऐसा पॉइंट है, अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी टूट जाएगी। अगर C के ऊपर रहेगी तो ये प्लास्टिसिटी होगी, जिसको हम UTS कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। C पॉइंट पे होता है। इसको डिफाइन कर लेते हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटीरियल कैन विदस्टैंड इज कॉल्ड UTS। UTS रीजन में बॉडी टूटती नहीं है, इसके ऊपर से अगर थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो टूट सकती है। ठीक है, C पॉइंट पे ये बॉडी, इसको हम कहते हैं UTS। इसमें बॉडी टूटेगी नहीं अपनी, बल्कि चेंज तो होगी, है परमानेंट चेंज होगी, है प्लास्टिसिटी में है, लेकिन टूटेगी नहीं UTS C पॉइंट पे। और C से इसके ऊपर UTS से थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगा दे तो वह बॉडी हमारे पास टूट जाएगी, जिसको हम ये पॉइंट देते हैं कि बियॉन्ड UTS सॉलिड स्पेसिमेन स्टार्ट टू फ्रैक्चर। अब है फ्रैक्चर स्ट्रेस, वो क्या होता है, उसको हम D से डिनोट करते हैं। इसमें बॉडी है वो टूट जाती है। वंस UTS इज क्रॉस, अगर UTS क्रॉस करते हैं, C क्रॉस कर देता है ग्राफ, द मटीरियल ब्रेक्स एट दिस पॉइंट एंड इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर स्ट्रेस। इसको हम फ्रैक्चर स्ट्रेस कहते हैं, जिसमें बॉडी टूट जाती है। इसका जो फीचर है वो ये है, स्पेसिमेन ब्रेक इन दिस रीजन। ओके स्टूडेंट, आपने ये पॉइंट डिस्कस किया। अब हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड इन द बेसिस ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्लास्टिक रीजन है उसकी बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट है, एक है डक्टाइल सब्सटेंस। क्वेश्चन आपके पास इस तरह आता है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, या फिर आता है कि ब्रिटल और डक्टाइल सब्सटेंस के दरमियान में डिफरेंस क्या है। पहले हम डक्टाइल सब्सटेंस क्या होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। द सब्सटेंस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक आर कॉल्ड डक्टाइल सब्सटेंस। लेड है, कॉपर है, रोट आपके पास आयरन है। स्टूडेंट ये डक्टाइल सब्सटेंस ऐसा है कि इसमें बॉडी प्लास्टिक रीजन में ही रहती है, टूटती नहीं है। ठीक है, वो हमारे पास है लेड है, कॉपर है, रोट आयरन है। डक्टाइल सब्सटेंस वो क्या आते हैं, द सब्सटेंस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में होते हैं, अंटिल दे ब्रेक आर कॉल्ड डक्टाइल सब्सटेंस। और ब्रिटल सब्सटेंस क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच ब्रेक्स,
जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद अगर फौरन टूट जाए उसको हम कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंस, जिसमें आप देखें ग्लास है, हाई कार्बन है या स्टील है। ये स्टूडेंट वो है, मतलब ग्लास को देखें ना, उसकी इलास्टिक लिमिट से हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं ग्लास, उसको हम ब्रिटल सब्सटेंस कहते हैं। ब्रिटल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जिनकी इलास्टिक लिमिट जैसे ही क्रॉस होती है, इलास्टिक लिमिट देखते हैं ना कि हम जहाँ पे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते, वो प्लास्टिसिटी में जाते ही नहीं है, पहले टूट जाते हैं, वो हमारे पास ग्लास टाइप होते हैं या हाई कार्बन स्टील्स वगैरह होते हैं। और अगर हम बात करें डक्टाइल सब्सटेंस की, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्लास्टिक रीजन में भी पहुंचते हैं, उसके बाद जाके टूटते हैं, वो हमारे पास लेड और कॉपर है। सिंपल सी जुबान में अगर आप देखना सुनना चाहते हैं तो ये है कि अगर आप लोहे को खींचते जाएं, पहले थोड़ा सा खींचेंगे दोबारा वापस आ जाएगा, ठीक है, वो स्मॉल एरिया होता है। अब ज़्यादा खींचेंगे तो वो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, वापस नहीं आएगा। इसका मतलब कि वो इलास्टिक लिमिट से गुजर गया है, प्लास्टिक सिटी में इंटर हो गया है। अब मजीद खींचेंगे तो देन टूटेगा। तो ये प्लास्टिक रीजन में जाता है, लेकिन जो ब्रिटल सब्सटेंस होते हैं वो प्लास्टिक मटीरियल रीजन में नहीं जाते, वो पहले ही टूट जाते हैं इलास्टिक लिमिट से। ये आपके पास स्टूडेंट टॉपिक था जो आपने डिस्कस किया, जिसको आप ज़रा यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा। ये आपके पास स्ट्रेस है, ये आपके पास स्ट्रेन है, ये आपके पास जो रीजन आपने देखा था इलास्टिक बिहेवियर, ए पॉइंट तक था ओ बी, और ए बी तक आपने देखा था यील्ड होता है या फिर आप कहते हो नॉन प्रोपोर्शनल एरिया होता है, और बी सी तक स्टूडेंट आपने देखा था कि ये आपके पास एक यील्ड्स एरिया है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी जो है टूटती नहीं है, परमानेंट चेंज हो जाती है। उसके बाद आपने सी डी में देखा था कि प्लास्टिक बिहेवियर है, और उसके बाद डी से आगे तक कोई भी बॉडी पहुँचती है वो टूट जाती है। ये आप देख रहे हैं कि बी आपके पास है अपर यील्ड स्ट्रेंथ, सी आपके पास लोअर यील्ड स्ट्रेंथ, इसकी टाइप्स हैं, डी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है आपके पास, और ई आपके पास फ्रैक्चर्स है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी।